एक राजा था जिसे अपनी बुद्धिमान होने का बहुत घमंड था। उसका विश्वास था कि पूरे राज्य में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसे धोखा देकर साफ निकल जाए। एक दिन उसने दरबार में सबके सामने ये बात कही। सभी दरबारी ने तो हाँ में हाँ मिलाई, मगर सिर्फ एक मंत्री ऐसा था जो खामोश रह गया। महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस मंत्री से कहा, क्या बात है, क्या तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो? तब मंत्री बोला, क्षमा करें महाराज, मगर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। हो सकता है ये बात राज्य के सभी लोगों पर लागू हो, मगर मैं सुनारों को अच्छे से जानता हूँ। कुछ सुनार अपने ग्राहकों के साथ ऐसा धोखा करते हैं कि किसी को भी नहीं पता चलता है, और मुझे विश्वास है हमारे राज्य में भी ऐसे सुनार होंगे। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही सभी सुनारों को बुलाऊंगा और उनसे खुद बात करूंगा। तब दरबारी आश्चर्य से बोले, महाराज, क्या सुनार ये बात आपके सामने स्वीकार कर लेंगे? राजा बोला, आप लोग उसकी चिंता मत करें, मैं उससे निपट लूँगा। अगली सुबह ही राजा ने राज्य के सभी सुनारों को बुला भेजा। आदेशानुसार सारे सुनार आ पहुँचे। सब हैरान थी कि माजरा क्या है। आपस में वो लोग बातचीत करने लगे। एक ने कहा, मुझे लगता है राज परिवार में किसी का विवाह या अभिषेक होने की तैयारी हो रही है। दूसरे ने कहा, हो सकता है रानी अपने पुराने गहनों से ऊब गई हो और वो उन्हें तुड़वाकर नए बनवाना चाहती हूँ। तब एक सुनार बोला, नहीं नहीं, रानी अगर गहने बनवाती हैं तो वो स्वयं बुलवाती हैं, महाराज नहीं। उस पर एक बोला, हो सकता है महाराज किसी मित्र को तोहफा देना चाहते हूँ। इस तरह 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 बातें सुनकर उन सब में जो एक मदन नाम का सबसे छोटा सुनार था, वो बोला, अरे हम लोग क्यों अनुमान लगा रहे हैं, महाराज स्वयं ही तो बता देंगे कि आखिर क्या बात है। अभी ऐसी चर्चा पर चर्चा चल ही रही थी कि वहाँ पर महाराज प्रविष्ट हुए और बोले, देखो, मैं आप लोगों से एक सीधा साधा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग सच बोलेंगे। यदि मैं कुछ बनाने के लिए आपको स्वर्ण दूँ तो क्या आप मेरे जाने बिना उस सोने में से चोरी कर सकते हो? और यदि ये काम किसी की निगरानी में हो तो क्या चोरी संभव है? कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी सुनार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राजा ने उन्हें गौर से देखा और कहा, आप लोग निर्भीक होकर मुझे बताइए, मैं बस जिज्ञासावश ऐसा पूछ रहा हूँ। इसके बदले आप लोग को दंडित नहीं किया जाएगा, वरन पुरस्कार राशि दी जाएगी। इतना सुनते ही सभी सुनार एक साथ बोल पड़े, हाँ जी महाराज, यदि हम चाहें तो यह संभव है। राजा को अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ। राजा आश्चर्यचकित होते हुए बोले, अच्छा, आप लोग कितना सोना चोरी कर सकते हैं? कुछ सुनार बोले, महाराज, हम उसमें से चौथाई हिस्सा तो निकाल ही सकते हैं। तभी दूसरा सुनार बोला, नहीं नहीं महाराज, मैं तो आधा सोना निकाल सकता हूँ। फिर मदन जो सबसे छोटा था वो बोला, महाराज, मैं चाहूँ तो पूरा का पूरा सोना ही चोरी कर सकता हूँ। राजा ने नज़र भर के उस व्यक्ति को ऊपर से नीचे देखा और बोले, नहीं, ये बात तो मैं बिल्कुल नहीं मान सकता हूँ। तब मदन बोला, नहीं महाराज, मैं चाहूँ तो ऐसा कर सकता हूँ। तब महाराज बोले, ठीक है, इसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। तुम्हें ये काम मेरे राजमहल के अंदर ही करना होगा। साथ ही जो वस्त्र पहनने को दिए जाएंगे वही तुम धारण करोगे। कच्छ में मैं स्वयं तुम्हारी निगरानी करूँगा। अगर किसी कारणवश मुझे जाना पड़ा तो वहाँ पे मेरा अंगरक्षक तुम्हारी निगरानी करेगा, और जब तुम कच्छ से बाहर जाओगे तो मेरे वस्त्र और सारा सामान यहीं पे रख कर जाओगे, और बाहर जाते समय तुम्हारी तलाशी भी ली जाएगी। मदन प्रसन्नता पूर्वक बोला, जी महाराज, मुझे मंजूर है। राजा ने कहा, एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम कर पाओगे?
मदन बोला, जी महाराज, मैं कर लूँगा। राजा बोला, ठीक है, अगर तुम अपने उद्देश्य में सफल हो गए तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर दूंगा और बदले में अपना आधा राज्य भी दे दूंगा। मगर सोच लो, अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें देश निकाला दे दिया जाएगा। महल से बाहर आने के बाद एक सुनार ने कहा, मदन, तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने क्या इस विषय में विचार किया है कि इतने कड़े पहरे पे तुम ये काम कैसे कर सकोगे? मदन मुस्कुराया और बोला, मैं कर सकता हूँ। अगले दिन मदन राजमहल पहुँचा। उसने वहाँ पे दिए हुए वस्त्र पहने, सोना और औजार लिया और फिर काम शुरू कर दिया। राजा के पहरेदार दिन भर उसे घेरे रहे। अधिकतर राजा स्वयं भी वहीं बैठा रहा। मदन ने सोने को पिघलाकर उसे आकार देना शुरू कर दिया था। उसके आसपास कौन बैठा है इससे उसे जरा भी फर्क नहीं था। पूरे दिन काम करने के बाद चलते समय वो राजा के दिए हुए वस्त्रों को बदलकर अपने वस्त्र धारण करता। वो सारा सामान सैनिकों को सौंप देता था और फिर आते समय उसकी तलाशी भी ली जाती थी। घर आने पर मदन एक अजीबो-गरीबो काम करता था जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम था। मदन घर में हूबहू वैसी ही गणपति की पीतल की मूर्ति बना रहा था। देर रात तक वो मूर्ति तैयार करता रहता। ऐसा रोज होता था। दिन भर वो राजसेवकों की निगरानी में सोने की गणपति बनाता और रात को चुपचाप पीतल की प्रतिमा, जिसमें कभी कभार उसकी बहन मदद कर देती थी। 7वें दिन उसने गणपति की प्रतिमा उठाकर सबको दिखाई। गणपति की प्रतिमा बहुत ही खूबसूरत बनी थी। राजा उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उत्सुकतावश पूछा, क्या यह प्रतिमा पूरी हो गई है? मदन बोला, बस महाराज, जरा सा काम बाकी है। रात भर मूर्ति को ताजे दही में डुबोकर रखना होगा। अगली सुबह इसे चमकाऊंगा, ये बहुत जरूरी है। राजा ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, मुझे नहीं पता था कि दही से मूर्ति चमकती है। मदन ने कहा, ये खास तकनीकी होती है। फिर उसने महाराज से कहा, महाराज, क्या मुझे इस समय ताजे दही का मटका मिल सकता है? पहरेदारों ने कहा, ये तो आपने एक नई बात बताई है। इस समय भला ताज़ा दही कहाँ मिलेगा? अधिकतर लोग संध्या के समय दही जमा कर रखते हैं जो सुबह तैयार होता है। अगर तुम्हें दही चाहिए था तो तुम कल संध्या के समय बता सकते थे। अब इस समय हम लोग ताज़ा दही कहाँ से लेकर आए? मदन बोला, माफ़ करिएगा, मगर ये बात मैं बताना भूल गया था। अभी वो लोग बातचीत कर ही रहे थे, तभी पहरेदारों ने देखा एक युवती सर पे बड़ा सा घड़ा लिए जा रही है। नौकरों ने आवाज़ देकर पूछा, क्या बेच रही हो? युवती बोली, ताज़ा दही है। आज मुझे बाजार आने में देर हो गई थी, इसीलिए मेरा दही बिका ही नहीं है। अब मैं घर वापस लेके जा रही हूँ। नौकर ने कहा, अपना दही लेकर तुम यहाँ चली आओ। दही की हांडी देखकर मदन बोला, रुक जाओ, मैं देख लूँ कि ये ताज़ा है भी या नहीं। युवती बोली, नहीं, मैं हाथ नहीं लगाने दूंगी। अगर मेरा दही खराब हो गया तो फिर इसे कोई खरीदेगा नहीं। पहले मेरे दही के पैसे दो, तभी मैं दही देखने दूंगी। अच्छा अच्छा, हम खरीद लेते हैं। ये कहकर मदन ने मटके में झांकते हुए कहा, दही ठीक तो लग रहा है, मैं गणपति की प्रतिमा इसी में डाले देता हूँ। राजा ने युवती को सोने की असरफी दे दी। वह जाने ही वाले थे कि मदन ने फिर आवाज़ दी, रुको रुको, मुझे ये दही अच्छा नहीं लगा है। इसमें पानी ज़्यादा है और मूर्ति में वो चमक नहीं आएगी। मैं कल सुबह ताज़ा दही लेकर अपना काम करूँगा। युवती बोली, अब तुमने मेरा दही खराब कर दिया है, अब मैं इसको वापस नहीं करूँगी। मदन ने कहा, इसके पैसे तो तुम्हें मिल चुके हैं, अब ये दही तुम खुद खाओ या फेंको, मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं अपनी मूर्ति निकाल रहा हूँ और तुम ये अब घड़ा वापस ले जाओ। युवती बड़बड़ाते हुए दही का घड़ा लेकर चली गई। अगले दिन मदन ने ताजे दही से वो मूर्ति चमकाई और फिर महाराज को सौंप दी।
फिर राजा ने अपने स्वर्ण विशेषज्ञ को बुलाया और कहा, मूर्ति को देखकर बताओ, सुनार ने इसमें कितना सोना गायब किया है। विशेषज्ञ ने स्वर्ण की जांच करना शुरू कर दी, लेकिन बार बार परखने के बाद भी वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। राजा अधीर हो उठा और बोला, बताओ क्या बात है, तुम इस तरह चिंतित क्यों लग रहे हो। विशेषज्ञ बोला, महाराज, इसमें तो रत्ती भर भी सोना नहीं है। राजा हैरान हो गया और बोला, यह कैसे संभव है, मैंने स्वयं भी सारा सोना दिया था और मूर्ति भी मेरे सामने बनाई गई है। इस कमरे में कोई भी आया गया नहीं है, फिर ये कैसे संभव हुआ। विशेषज्ञ बोला, महाराज, मैं इतना कुछ नहीं जानता हूँ, मगर इतना जानता हूँ कि मूर्ति केवल पीतल की है, सोने का तो इसमें नामो निशान भी नहीं है। अब तो राजा चकित हो गया था। उसने आश्चर्यचकित होकर मदन से पूछा, मदन, ये कमाल कैसे हो गया, आखिरकार तुमने मुझे ऐसा चकमा कैसे दे दिया। मदन बोला, महाराज, पहले आप वादा करें कि अगर मैं सच बताऊंगा तो आप मुझे दंडित नहीं करेंगे। राजा ने कहा, विश्वास करो, मैं पहले ही कह चुका हूँ, इस बात की कोई सजा नहीं दूंगा। फिर मदन ने सारी कहानी सुनाई कि जो दही बेचने वाली लड़की थी, असल में वो उसकी छोटी बहन थी, जो ठीक उसी समय आई थी जब उसे दही की आवश्यकता थी। मदन ने कहा, उसने गणपत की पीतल की प्रतिमा पहले ही घर पर बनाकर रख ली थी और दही में छिपा दी थी। आज जब वह लड़की महल में आई तो मदन ने सोने की मूर्ति दही में डालकर वापस कर दी और पीतल की मूर्ति निकाल ली। कहानी सुनकर राजा पहले तो बहुत हैरान हुआ और फिर हंसते हुए बोला, मान गए, तुम बहुत होशियार निकले, तुमने हम सबको मूर्ख बना दिया। मैं मान नहीं सकता था कि कोई मेरे आंखों में भी धूल झोंक सकता है, पर तुमने ये बात गलत साबित कर दी। वादे के मुताबिक राजा ने अपनी बेटी की शादी मदन से कर दी और फिर राज्य का आधा भाग भी उसे दे दिया। राजा बनने के बाद मदन ने फिर कभी कोई चालाकी नहीं की। उसने परिश्रम और ईमानदारी से राजा का कर्तव्य पूरा किया। पूरी प्रजा उससे बहुत प्रसन्न रहती थी।